बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूँ इफ्तिखार काज़मी। कोई इस बात को माने या ना माने, मगर हकीकत ये है कि हुकूमत अपनी अक्सरियत लूज़ कर चुकी है। हाँ साहब के पास पार्लियामेंट में अक्सरियत नहीं रही। अगर अक्सरियत होती तो फिर हुकूमत वो सब कुछ ना करती जो इस वक्त देखने में आ रहा है। हुकूमत ने अपोजिशन की तहरीक को बज़ोर ताकत रोकने का फ़ैसला किया है। इसके लिए आइन के आर्टिकल 63A का सहारा भी लिया जा रहा है। और ख़ान साहब ने अदम एतमाद वाले दिन इस्लामाबाद के डी चौक पे एक बड़ा जलसा मुनक़्क़द करने का ऐलान किया है। हुकूमत अपने कारकुनों और अपने वोटर और सपोर्टर को डी चौक में जमा करेगी। तो एक तरफ पार्लियामेंट के अंदर ये मरहला दरपेश होगा कि अदम एतमाद की तहरीक पेश हो रही है और दूसरी तरफ डी चौक में खिताबात हो रहे होंगे। तो इस तरह की स्ट्रेटजी बनाकर ख़ान साहब ने साबित किया है कि वो कम अज़ कम पार्लियामेंट के अंदर अपनी अक्सरियत साबित नहीं कर सकते। तो हुकूमत के पास अब एक ही टारगेट रह गया और वो ये कि अपोजिशन को 172 अरकान पूरे करने से रोके। तो उसके लिए ये तोजी और ये पख निकाली जा रही है कि स्पीकर उन वोटों को शुमार नहीं करेगा जो वोट तहरीक इंसाफ के लोग अपोजिशन को डालेंगे। तो इसके लिए भी कानूनी माहिरीन में बहस जारी है। तो कहने वाले कहते हैं मामला अब सुप्रीम कोर्ट या अदालतों में जा सकता है, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट से पहले ही लगता है इसका फ़ैसला सड़कों पर करने का फ़ैसला कर लिया गया। अगर ख़ान साहब के पास शख्सियत होती तो ये जो पार्लियामेंट लॉजेस पे आज अटैक हुआ है ये ना होता। पार्लियामेंट लॉजेस पे पुलिस ने उस वक़्त धावा बोला जब अंसारुल इस्लाम के चंद कारकुनान ने उन MNAs को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की कोशिश की जिनके बारे में जो ये समझते हैं कि उनको तंग किया जा सकता है, उन्हें तहरीक अदम एतमाद में हिस्सा लेने से रोका जा सकता है। तो जो हुकूमत पार्लियामेंट लॉजेस पर अटैक करा सकती है वो क्या पार्लियामेंट पर अटैक नहीं करा सकती? ये सवाल बड़ी तेज़ी से ज़ेरे गर्दिश है। तो हुकूमत ने यानी ख़ान साहब ने ये साबित किया है कि वो मार धाड़ की सियासत पर ज़्यादा यकीन रखते हैं और पार्लिमानी रवायात और जमहूरी रवायात को वो नहीं मानते। तो वो अपने लोगों को ये यकीन दिला रहे हैं कि अपोजिशन 172 अरकान नहीं ला सकेगी। होना तो ये चाहिए था कि अगर ख़ान साहब बड़े मजबूत हैं और उनकी हुकूमत के तमाम लोग ये समझते हैं कि हुकूमत की परफॉर्मेंस और गवर्नेंस बड़ी अच्छी है, उनके इत्तेहादी भी इस बात पर यकीन रखते हो कि ये हुकूमत बड़ी ज़बरदस्त है और इसको अगले 5 साल भी मिलने चाहिए और अगले ये जो 1.5 साल का अरसा है ये भी उनको मिलना चाहिए, तो फिर इत्तेहादी अपोजिशन के साथ राब्ते ना करते और हुकूमत के अरकान टूट कर मुखालिफ सिमत ना जाते। तो पहली बात तो ये है कि हुकूमत ने अपने इक़दामात से साबित कर दिया है कि उनके पास अपनी अक्सरियत साबित करने का यानी कोई अब तरीका नहीं रहा माँ सवाए डंडे के ज़ोर पर। तो इस डंडे के ज़ोर पर और क्या हो सकता है कि लगता यूँ है कि अब ये मामला जो है यानी ये मुसल्लह तसादम की तरफ बढ़ रहा है। फ़िलहाल तो तसादम कह लें, लेकिन ये मुसल्लह तसादम भी हो सकता है। मार धाड़ और मुल्क में अफरा तफरी और नारकी का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है और इस कोशिश में हुकूमत ज़्यादा सीरियस या बहुत ज़्यादा संजीदा नज़र आती है। तो अपोजिशन जो कि जमहूरी तरीके से आइन के तहत पार्लियामान के अंदर तहरीक अदम एतमाद पेश करके जमहूरी रवायात के ऐन मुताबिक अमल कर रही है, जबकि हुकूमत उसके बरक्स वो काम कर रही है जो कि अपोजिशन जमातें उस वक्त करती हैं जब वो एहतजाज या सड़कों पर निकले हो। तो जो काम हुकूमत कर रही है ये वो काम है जो कि अपोजिशन जमातें करती हैं और उस वक्त करती हैं जब वो एहतजाज की सियासत कर रही हूँ और वायलेंस पे आ गई हूँ, मारदाड़ हो रही हो। हमने जो मनाजर देखे थे पिछली दौर हुकूमत में जब ख़ान साहब लॉन्ग मार्च लेकर निकले थे और उन्होंने धरना दिया था, तो फिर उस वक्त हमने देखा कि पार्लियामेंट में लोग चढ़े, टीवी के अंदर घुसे, तो जो क्राउड था, जो मॉब था वो वायलेंट था। उसके बरक्स हुकूमत जो है वो बड़ी काम एंड कूल थी। तो यहाँ पे मामला बिल्कुल उलट है। यहाँ पे हुकूमत एग्रेसिव नज़र आती है जबकि अपोजिशन ज़्यादा डिफेंसिव और ज़्यादा जमहूरी नाम्स के हवाले से बात करती हुई दिखाई देती है। सूरत हाल में एक और ट्विस्ट ये है कि हुकूमत जो ख़ुद को इस्टेब्लिशमेंट के बड़ा करीब समझती है, ये कहती है, दावे करती रही है, अब वो इनडायरेक्टली इस्टेब्लिशमेंट को अटैक कर रही है और अपोजिशन जो कि इस्टेब्लिशमेंट को मुर्द इल्ज़ाम ठहराती थी वो अब इस्टेब्लिशमेंट को किसी हद तक डिफेंड करते नज़र आती है। तो ये सिचुएशन बदली हुई है और इस बदली सिचुएशन में हालात ख़राब करने की ज़िम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है। जिस तरह पार्लियामेंट लॉजेस में अटैक किया गया, हुआ कुछ यूँ था, अंसारुल इस्लाम
मौलाना फजल रहमान की रज़ाकाराना फोर्स अंसारुल इस्लाम के जो रज़ाकार हैं उनको पार्लियामेंट लॉजेस में ठहराया गया था इस नुक्ता नज़र से कि अगर किसी रुकने असम्बली को रोकने की, अगवा करने की या उनको कोई और ज़ख्म पहुँचाने की कोशिश की जाए तो उनको सिक्योरिटी दी जा सके। तो इस नुक्ता नज़र से पार्लियामेंट लॉजेस में उनको ठहराया गया था। ठहराया क्या गया, वो एक MNA के कमरा, कितना बड़ा कमरा होता है, एक MNA के कमरे में चंद रज़ाकार जो है वो मुकीम हो गए, या जितने 8-10 लोग होंगे, 20 लोग होंगे, तो उन पर जो है वो धावा बोला गया। पुलिस की भारी नफरी, पूरा इस्लामाबाद की पुलिस जो है वो पार्लियामेंट लॉजेस पर चढ़ दौड़ी और दरवाजे तोड़े गए, साद रफ़ी को ज़ख्मी कर दिया। मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा हंगामा बरपा हुआ। इन पार्लियामेंट लॉजेस में ज़्यादातर लोग वो हैं जो कि जिन्होंने हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद में हिस्सा लेना है, यानी अपोजिशन के लोग जिनको इस्लामाबाद में रुकने का हुक्म दिया गया है। तो पुलिस जो है वो इस्लामाबाद लॉजेस में घुसी और उसने फिर मारधाड़ की। इस पर सुना ये है कि वज़ीर दाखिला शेर शी साहब को अच्छी खासी डांट भी पड़ी है और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि कैसे वो अंसारुल इस्लाम के लोग जो पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर चले गए। तो उन्होंने इस डांट के बाद फिर अपनी फोर्सेस जो लगा दी और वहाँ पर बाकायदा धावा बोला गया। तो जब से तहरीक अदम एतमाद का बम फूटा है उसके बाद से हर तरफ आपको फुलझड़ियाँ और इस तरह की एक्टिविटी नज़र आती है, जिससे लगता यूँ है कि ये मामला हुकूमत के ख़िलाफ़ जा रहे हैं ज़्यादातर, और हुकूमत जो है वो इस पर खासी बुखलाई हुई। ख़ास अब सबसे ज़्यादा ख़ास अब दावे तो बड़े कर रहे हैं कि मैं वो मिल रहे हैं, लाहौर भी आए, लाहौर में ख़ास अब तशरीफ़ लाए तो तरीन ग्रुप के लोगों को उन्होंने बुलाया अपने इजलास में, पार्लियामानी इजलास में जो उन्होंने लाहौर में मुनक़्क़द किया, लेकिन तरीन ग्रुप के लोगों ने इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। वो 4 वज़रा जो अलीम खां के साथ थे और मुलाकात के लिए गए थे तरीन ग्रुप के लोगों से, उन्होंने बहरहाल प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के यानी बाइकाट नहीं किया बल्कि वो इजलास में शरीक हुए। तो उससे समझा ये जा रहा है कि अलीम खान ग्रुप जो है वो तरीन ग्रुप के साथ नहीं है और वो कहीं अलहदा हो गया, जबकि हकीकत ये है कि अलीम खान ख़ुद लंदन में मौजूद हैं और जहांगीर तरीन से मुलाकातें कर रहे हैं और उसके बाद उन्होंने नवाज शरीफ से भी मुलाकातें करनी है और वो नून लीग से राब्ते में। उनके ग्रुप का उनको चूँकि उनकी क़यादत की तरफ से कोई डायरेक्शन नहीं होगी तो उनके लोग चले गए होंगे, लेकिन अगर हुकूमत के लोग वज़रा अगर वापस चले भी गए हैं तो इस बात से ये कहीं तय नहीं हुआ कि पंजाब में जो तब्दीली के लिए बातें हो रही हैं उनमें कोई मसला या कोई रखना है। पहले खबर आई कि खान साहब ने उनको हटाने का फ़ैसला कर लिया उस्मान बुज़दार को, और फिर ये खबर आई कि नहीं अभी उनका फ़ैसला नहीं हुआ लेकिन खान साहब जल्द फ़ैसला करेंगे। तो ये सारी एक्टिविटी एक तरफ चल रही है और दूसरी तरफ जो कुछ आज बिलावल भुट्टो ने किया, और वो हम कहते थे खान साहब से कि खान साहब खुदा का खौफ करें, अगर आप दूसरों के बारे में इस तरह की बातें करेंगे तो ये पलट के आप पर भी आएगा। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून 2 ऐसी जमातें हैं जिनको बिलो दी बेल्ट बात करने का, खेलने का बड़ा तजर्बा है, और ख़ुद हुकूमत के लोग जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो और मोहतरमा नुसरत भुट्टो के साथ जो कुछ हुआ और फिर इस तरह और लोगों के साथ तो और जो कुछ नून लीग के साथ भी होता रहा, तो ये दोनों सियासी जमातें बिलो दी बेल्ट बात करने का बहुत तजर्बा रखती हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ इन्होंने सीखा और फिर सियासत के अंदर उन्होंने एतदाल पसंदी और बेहतर नॉर्म्स को यानी उसके ऊपर तवज्जो दी। अब आप कह सकते हैं कि 90 की दहाई में जो सियासत होती थी, जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आपस में करती थी, वो दोनों जमातों ने उस सियासत को तर्क कर दिया हुआ है और अब वो एक डिफरेंट किस्म की सियासत कर रहे हैं जिसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आपके सामने है, जिसको कहा गया जी ये तेरी बारी मेरी बारी करके मुआहदा किया गया। हालांकि वो वक्त से सीखा गया था कि जब आप दूसरों के आलाकार बनते हैं और बिलो दी बेल्ट जाते हैं तो फिर उसके नताइज क्या होते हैं। उन्हीं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को फिर नवाज शरीफ ने अपनी बहन तस्लीम किया और फिर उनके साथ एक मुआहदा भी किया, और फिर पिछले 10 साल जो गुज़रे 2018 से पहले कह लें आप, वो इस यानी सियासत को बड़ी हद तक जो है वो तर्क किया गया जो 90 की सियासत थी। लेकिन अब वो खान साहब ने शायद वही दौर देखा हुआ है, तो खान साहब ने जो कल वो किया यानी आसिफ अली ज़रदारी को कहा कि वो मेरी बंदूक के निशाने पर हैं, और मैं उसके जवाब में फिर आज जो कुछ बिलावल भुट्टो ने किया, तो खान साहब ने तो बंदूक दिखाई थी, बिलावल भुट्टो ने तो बाकायदा एक मिसाइल दे मारा है, और बिलावल भुट्टो ने सीधा खातून अव्वल का नाम ले दिया कि वो खातून अव्वल जो है वो इस वक्त करप्शन के मामलात में सरफ़हरिस्त हैं और पंजाब में कोई तकर्री
उनको कमीशन दिए बगैर नहीं होती या पैसे दिए बगैर नहीं होती। अब ये इल्ज़ाम है और इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि ये साबित करना या जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया ये उनका काम है, लेकिन ये उसी तरह का इल्ज़ाम है जिस तरह कि खान साहब अपने मुखालिफिन पर इल्ज़ाम लगाते हैं। जैसे वो नवाज शरीफ को करप्ट और चोर कहते हैं, जिस तरह जरदारी को करप्ट और चोर कहते हैं, लेकिन वो इसे कहीं साबित नहीं कर पाते। तो इस तरह बिलावल भुट्टो ने भी हिसाब बराबर कर दिया। उन्होंने खान साहब की एहलिया को चोर और करप्ट कह दिया या बेईमान कह दिया, जो कि मैं समझता हूँ कि अखलाकियात के मुताबिक तो नहीं है, लेकिन ये जो सियासत का जिस वक्त चलन है उसके ऐन मुताबिक है। अगर खान साहब ने बिलावल भुट्टो का मजाक उड़ाया है और इस हद तक उड़ाया है जो कि बिल्कुल उनकी ज़ात के ऊपर डायरेक्ट हमले थे कि उनको उर्दू नहीं आती, उनको ये नहीं होता, तो फिर जब ज़ात के ऊपर आप अटैक करते हैं तो उसका जवाब फिर आपकी ज़ात पर हमलों से होता है। और अभी तो मैं फिर दरख्वास्त करूँगा कि सियासी जमातें इन मामलात को एक तरफ रखें और अपनी फैमिलीज़ और उसको सियासत के अंदर ना घसीटें। खातून अव्वल जो कि इमरान खान की अहलिया हैं, मैं उनके बारे में मेरा भी ये ओपिनियन है कि वो सियासत के अंदर नहीं है। निजी ज़िंदगी में वो कुछ भी करें, उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, इसलिए कि हर इंसान की एक पर्सनल लाइफ होती है और उसको हक़ है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को सिक्योर रखे। अब हमारा एक रवायत बनी हुई है कि जी चूँकि जो सियासी लोग हैं पब्लिक फिगर होते हैं तो उनकी फैमिली और ये वो सब के ऊपर आप बात कर सकते हैं, तो इस रवायत को चाहने के बावजूद भी तब्दील नहीं किया जा सकता, क्योंकि फिर यही रह जाता आ जाके जब किसी के ऊपर कोई और आप इल्ज़ाम न लगा सकें तो उसकी फैमिली के किसी आदमी का नाम लेकर आप कोई एलिगेशन लगा दे। तो भुट्टो का एक और उन्होंने आसफा भुट्टो को जो ड्रोन लगा था दौरान लॉन्ग मार्च, उसके ऊपर उन्होंने बात की और कहा जी वो अटैक था बाकायदा। तो मैं इस बात में थोड़ा सा हैरान हूँ कि बिलावल भुट्टो ने जब वो पंजाब में थे और जब उनकी बहन को ड्रोन लगा था तो उस वक्त हमारा भी ये ख्याल था कि शायद किसी प्लानिंग के तहत लगा होगा या बताया गया होगा कि जनाब आप ख़तरे में हैं। तो उस वक्त तो बिलावल भुट्टो ने इस पर कोई बात ज़्यादा की नहीं, इस्लामाबाद पहुंच के लॉन्ग मार्च ख़त्म भी कर दिया। अब वो ये बात उठा रहे हैं कि जी वो बाकायदा एक अटैक था और हमें पैगाम दिया गया था, तो इशारा था। अब वो सियासतदान है, वो इशारे समझते हैं, तो वो उनको ये लग रहा है कि उनके ऊपर अटैक किया गया था, लेकिन बहरहाल हमें तो जो इतला है वो ये कि वो मीडिया के लोगों ने चूँकि वो कवरेज कर रहे थे, और ड्रोन एक ऐसी चीज़ है जो पाकिस्तान के अंदर एक नई टेक्नोलॉजी है, और पहले लोग ड्रोन इस्तेमाल करने के लिए बाकायदा ट्रेनिंग के साथ टेक्निकल लोग होते थे। अब तो वो बेचारे कैमरामैन जिनको कैमरा चलाने का भी सही तजर्बा नहीं है, उनको ड्रोन पकड़ा दिया जाता है तो वो फिर उड़ाते रहते हैं उसको वीडियो गेम की तरह। तो उनको वो इतने अच्छे ड्रोन ऑपरेट करना एक स्किल है। तो मैं समझता हूँ जो कि वो ड्रोन ऑपरेट करते हुए उससे एक गलती हो गई, यानी इतना एक्सपर्ट नहीं होगा जिसने ड्रोन उड़ाया। लेकिन इसको चूँकि बिलावल भुट्टो सियासी आदमी है और वो समझते हैं, उनको कोई इतला होगी जिसमें समझते हैं कि जनाब, फिर उन्होंने इस पर ISI से दरख्वास्त की और IB से और इदारों से दरख्वास्त की कि वो इस मामले की तहकीकात करें। तो अब ये मामला उनके पास है, अगर फ़ौज समझती है कि वो इस मामले को देखना चाहे, तो मुझे नहीं पता है फ़ौज के दायरे इख्तियार में आता कि नहीं आता। इससे पहले जब कराची में कुछ वाक़यात हुए थे तो बिलावल भुट्टो ने उस वक्त भी आर्मी चीफ से दरख्वास्त की थी कुछ मामलात के ऊपर नोटिस लेने की, लेकिन उसमें चूँकि महकमे के लोग इन्वॉल्व थे तो उस पर ज़रूर नोटिस लिया गया था। अब इस आसफा भुट्टो के ऊपर अटैक का जो मामला है, इसके ऊपर वो कैसे इसको टेकअप करेंगे, इसके बारे में मुझे कोई ज़्यादा इल्म नहीं है, और मैं नहीं समझता कि इस मामले में फ़ौज कुछ कर सकती है। ISI अपने तौर पर अगर इसको इन्वेस्टिगेट करे तो इस इन्वेस्टिगेशन को वो ओपन करते हैं नहीं करते, तो ये उनका मामला है, क्योंकि ISI बहुत से मामला को ISI बहुत से मामला को देखती है। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट के खबरें तो बहुत सारी हैं। खबरें तो आज जिस तरह मुत्तहिदा के वफ़द ने पीपल्स पार्टी से मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की, जरदारी साहब से मिल रहे हैं, बिलावल भुट्टो से उनकी मुलाकात हुई, तो बहुत से लोगों से उनकी मुलाकातें हो रही हैं। तो मुलाकातें हर जगह जारी हैं और बाद वईद भी जारी है। उस सिलसिले में आपको 1-2 खबरें भी आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। 2 किस्म की स्ट्रेटजी सामने आ रही है, एक गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी और एक आपको स्ट्रेटजी बताते हैं जो कि अपोजिशन लेकर निकली है मैदान अमल में। जो गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी है वो ये कहते हैं जी कि जो कानूनी माहिरीन है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को ये तजवीज़ दी है कि पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करने
वाले अरकान के ख़िलाफ़ स्पीकर को ख़त लिखा जाए। और चूँकि इन लोगों के नाम पहले से मालूम है प्राइम मिनिस्टर साहब को, तो प्राइम मिनिस्टर ही पहले से इसको लिखे और बताए कि ये वो लोग हैं जो कि वोट डाल सकते हैं मुखालफिन को, तो इनको रोका जाए। तो स्पीकर से दरख्वास्त की जाए कि अगर ये अरकान वोट डालें तो इनको शुमार ना किया जाए। तो ये पार्टी की तरफ से बाकायदा दरख्वास्त स्पीकर को दी जाएगी। तो स्पीकर को ख़त में ऐसे ही तो ज़रा ये भी कहते हैं कि स्पीकर को ख़त में ऐसे अरकान के ख़िलाफ़ नाअहली रेफरेंस इलेक्शन कमीशन भेजने का भी कहा जाएगा। तजवीज़ किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म के ख़त को बुनियाद बनाकर स्पीकर तहरीक अदम-ए-इत्तेहाद नाकाम करार देने की रूलिंग देंगे। यानी पहले से तय कर लिया गया कि तहरीक अदम-ए-इत्तेहाद हमने कामयाब नहीं होने देनी। और स्पीकर के इख्तियारात के बारे में जो कानूनी माहिरीन वो कहते हैं कि वो जो स्पीकर फैसले करते हैं हाउस के अंदर, उनको किसी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर वो फैसले आइन और कानून से मावरा हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाया जा सकता है। लेकिन हुकूमत समझती है कि मामला अगर सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा तो देखा जाएगा, लेकिन उससे पहले स्पीकर ये डू एंड डाई के फार्मूले के तहत इसको मेक श्योर करेंगे कि जिन अरकान के नाम उन्हें दिए जाएंगे उनका वोट वो शुमार नहीं करेंगे, उनके ख़िलाफ़ पहले से किसी कार्रवाई का ऐलान कर देंगे। दूसरी जो शक्ल है वो ये है कि हुकूमत जो है वो एक बड़ा जलसा करेगी डी चौक में, और अगर कोई बज़ौर ताकत या किसी और तरीके से तहरीक अदम-ए-इत्तेहाद कामयाब हुई तो फिर वो जो मजमा होगा, जो जत्था होगा डी चौक में, फिर उसको जो है वो खान साहब को डायरेक्शन देंगे और फिर वही हमें सीन खुदा ना हादसा देखने को मिल सकता है जो पार्लियामेंट का और पीटीवी हमले का केस है, उसकी तारीख दोहराई जा सकती है। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये होगा कि उस वक्त खान साहब अपोजिशन में थे और अब वो हुकूमत में हैं, तो अपनी हुकूमत के तहत वो तो ख्याल ये है कि अपने लोगों के साथ वो एक बार यानी ताकत जो है ना वो इस्तेमाल की जाएगी। ताकत के अलावा माइट इज़ राइट, ये फार्मूला हुकूमत ने अपनाया हुआ। दूसरी तरफ जो फैसले कर रहे हैं अपोजिशन के लोग बैठकर, वो दूसरी तरफ इसका पस मंज़र ये है कि जो ज़राए कहते हैं कि 14 मार्च को कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा, 3 दिन इस पर बहस कराई जाएगी और 18 मार्च की डेट है जिस दिन वोटिंग होगी, 18 मार्च को ही जलसा मुनक्कद किया जाएगा। क्योंकि कानून के मुताबिक या रेगुलेशन के मुताबिक 14 दिन में इजलास बुलाना होता है। हुकूमत ने तय किया कि इसको OIC इजलास से पहले निपटा दिया जाए और मसला ही कोई नहीं है। तो दूसरी तरफ अपोजिशन को जो अपोजिशन तय कर रही है उसमें मुलाकातें कर रही है और इत्तेहादियों के साथ अपोजिशन ने तकरीबन मामला अपने फाइनल कर लिए हैं, और ना सिर्फ मामला फाइनल कर लिए हैं बल्कि ये तय पाया है कि इन जो जमातों को हिस्सा बकदर जुस्सा दिया जाएगा। यानी अपोजिशन ने इत्तेहादियों को जो अकोमोडेट करने का फ़ैसला किया है उसके मुताबिक चारों गवर्नर्स तब्दील होंगे, तो इन जमातों में से गवर्नर्स दिए जा सकते हैं। काफली को जो कुछ है उनको वही उनके पास रहेगा, यानी स्पीकरशिप रहेगी और वजारतें रहेंगी जो उनके पास फेडरल गवर्नमेंट में 2 वजारतें हैं। इसके अलावा मुत्तहिदा के साथ भी इसी तरह की डील है कि उनको भी जो उनका है उनको वफाक में अकोमोडेट किया जाएगा और जो है वो रहने दिया जाएगा, मज़ीद उनको अकोमोडेट किया जाएगा। और बाप पार्टी उसको भी हिस्सा दिया जाएगा, यानी बलूचिस्तान अवामी पार्टी उसका भी होगा। और बलूचिस्तान हुकूमत का जो फ़ैसला है वो करेंगे अख्तर मैंगल और मौलाना फजलुर रहमान। ये बलूचिस्तान की हुकूमत रहेगी, ये जाएगी, उसका फ़ैसला करेंगे। बलूचिस्तान में भी तब्दीली के लिए बहुत तेज़ी से यानी एक्टिविटी हो रही है और मुश्किल में कुद्दूस मुज़िंजो साहब, क्योंकि वो ज़हूर बुलैदी इस्तीफ़ा दे गए और ये वो ज़हूर बुलैदी है जिन्होंने जाम कमाल के ख़िलाफ़ बड़ा एक्टिव रोल प्ले किया था। तो अब वो सारा रिवर्स हो गया और जाम कमाल जो है वो इस वक्त PTI के जो नाराज़ लोग हैं उनके साथ मिलकर तब्दीली के ख्वाह है और वो हुकूमत के ख़िलाफ़ जा सकते हैं। और बड़ी ख़बर जो कि मैं आपको साथ शेयर करता हूँ, जो अपोजिशन ने बैठ के आपस में जो चीज़ें तय की हुई हैं उनके मुताबिक सदर का ओहदा जो है वो पीपल्स पार्टी और JUI में से जाएगा। तो या मौलाना फजलुर रहमान प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होंगे या आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होंगे। तो गालिब इम्कान ये है कि ये जरदारी साहब को जाएगी सीट और मौलाना फजलुर रहमान को किसी और अहम ओहदे पर फाइज किया जाएगा और उसके लिए डिप्टी प्राइम मिनिस्टरशिप का ओहदा भी तजवीज़ किया गया है, जैसा पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में वेदलाई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे। तो एक तरफ अपोजिशन अपनी जो किचन कैबिनेट है और अपनी जो नेक्स्ट गवर्नमेंट है उसके खदो हाल तय कर रही है और आलमोस्ट जो है वो तय कर चुके हैं कि किसको क्या देना है। तो जो अपोजिशन जमातें हैं वो उनका टिल्ट जो है वो रुझान वो नज़र आता है इत्तेहादी जमातों का, वो अपोजिशन की जानिब नज़र आता है। लेकिन खान साहब कहते हैं जी कुछ भी कर लो, वो ईवान
यानी पार्लियामेंट को तो लगाएंगे ताला, तो उस दिन वोटिंग नहीं होगी, या फिर उससे पहले लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा। और इस पुलिस और इदारों को हिदायत दे दी गई है। अब पंजाब में जो अजमल चीमा साहब हैं, ये तरीन ग्रुप के अजमल चीमा हैं, तो उनके ख़िलाफ़ पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। उनकी बसें, उनको ट्रांसपोर्टर, उनकी बसें बंद कर दी, पेट्रोल पम्प बंद कर दिए हैं। तो पंजाब में ये इख्तियार दे दिया गया है वज़ार को कि जितने मुखालफिन तुम दो, तो वो शुरू हो गए हैं। की सूरत हाल को पैदा करना ये किसको सूट करता है? ये सिर्फ हुकूमत को सूट करता है, वरना अपोजिशन तो पॉलिटिकली गेम कर रही है। और सबसे हैरानकुन बात जो मैं आखिर में आपसे शेयर कर रहा हूँ, अपोजिशन ने एक बहुत बड़ा लॉन्ग मार्च करना था, 23 मार्च उसकी डेट दी गई है। वो लॉन्ग मार्च जो है वो उसके बारे में कोई शुनीद नहीं है कि क्या वो अभी होगा या नहीं होगा, और क्या इसको पोस्टपोन कर दिया गया है, या फिर अपोजिशन ने समझ लिया कि लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और हुकूमत भी चूँकि अगर 18 मार्च तक ये मामला निपटाना चाहती है तो फिर वाकई लॉन्ग मार्च की जरूरत नहीं। और अगर 18 मार्च को तहरीक-ए-इंसाफ नाकाम होती है तो क्या फिर जो 23 मार्च का लॉन्ग मार्च है उसको अपोजिशन करेगी या नहीं करेगी? मेरा ख्याल है उसके बाद तो फिर लाजमी हो जाएगा कि अपोजिशन वो 23 मार्च का लॉन्ग मार्च भी करे। तो ये सारी सिचुएशन है जी, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। के तहत हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना गिरदुनवा का, ये लोगों का ख्याल रखिएगा।